देवरानी का बटर चिकन, जेठानी की बटर नान। आओ बहू, घर के अंदर तुम दोनों देवरानी जेठानी का अपने ससुराल में स्वागत है। जा बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थोड़ा आराम कर लेगी। जी माँ। मेरी शादी में मेरे घर वालों ने फूड सेक्शन पर सिर्फ बटर चिकन ही बनवा रखा था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई और अब मुझे बटर चिकन खाने की इतनी तलब लग रही है, क्या करूं? प्रेरणा को ऐसे बेड पर बड़बड़ाते देख अशोक कहता है, क्या हुआ प्रेरणा, किससे बातें कर रही हो? मैं इस तरफ बैठा हूँ। अब इनसे मैं कैसे कहूं कि मुझे जोरों से बटर चिकन खाने का मन कर रहा है? कुछ नहीं अशोक, वो बस माँ की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेठानी अपने कमरे में चलती हुई खुद से बातें करती हुई, हे भगवान, शादी करके तो आ गई अपने ससुराल, लेकिन अब मुझे यहाँ बटर नान खाने को कैसे मिलेगा? मायके में तो माँ मेरे लिए बना दिया करती थी, लेकिन यहाँ कौन बनाएगा? तभी कमरे में विजय आता है। अरे कुसुम, तुम अब तक जाग रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम सो गई होगी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने मनपसंद खाने को खाने के लिए बेचैन हो रही थी। तभी अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती हैं। अब बस बहुत इंतजार कर लिया, अब फटाफट अपना मनपसंद बटर चिकन बनाती हूँ। क्या हुआ जेठानी जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं देवरानी जी, आपका सही है, आपको आपका मनपसंद खाना बनाना तो आता है, लेकिन मुझे तो मेरा मनपसंद खाना बनाना ही नहीं आता। घर पर थी तो माँ बना कर खिला दिया करती थी। ऐसा क्या पसंद है आपको जेठानी जी? एक बार आप मुझे बताइए, क्या पता मुझे बनाना आता हो। बटर नान, मुझे बटर नान खाना बहुत पसंद है। मुझे सिंपल रोटी पूरियां पसंद नहीं आती, मुझे सिर्फ बटर नान खाना पसंद है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। अरे तो क्या हो गया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप एक काम करिए, आप YouTube पर सर्च करिए, क्या पता आपको कुछ इजी रेसिपी पता चल जाए। प्रेरणा की बात कुसुम को अच्छी लगती है और वह फोन पर बटर नान बनाने की रेसिपी चेक करने लगती है, जिसमें उसे बहुत ही इजी और शॉर्टकट तरीका मिलता है बटर नान बनाने का। अरे वाह प्रेरणा, तुमने सही कहा, देखो मुझे एक रेसिपी भी मिल गई है। अब मैं बड़े आराम से अपना मनपसंद बटर नान बनाऊंगी। अब YouTube में देखकर कुसुम बटर नान बना रही होती है, तभी वहां पर गायत्री पहुंचती है। अरे अरे बहू, ये क्या, तूने तवे को गैस पर उल्टा करके क्यों रखा हुआ है? ऐसे कैसे रोटी बना रही है तू? रोटी नहीं बना रही हूँ माँ जी, मैं तो बटर नान बना रही हूँ, और YouTube पर एक यही सबसे आसान तरीका है बटर नान बनाने का, और मुझे बटर नान खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसी तरह से बटर नान बना रही हूँ। और प्रेरणा बहू, तू क्या बना रही है, दिखा जरा। अब गायत्री जैसे ही पतीले का ढक्कन हटाती है, वो देखती है कि पतीले में बहुत सारा बटर ऑयल सब्जी में जमा हुआ है। अरे बहू, इतना सारा बटर एक टाइम की सब्जी में? हाँ माँ जी, वो मैं बटर चिकन बना रही हूँ ना, और बटर में तैरते हुए चिकन के पीस मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप चिंता मत करिए, आप एक बार मेरे हाथ से बटर चिकन खाएंगी ना तो आप भी बटर चिकन की दीवानी हो जाएंगी। ठीक है, अब जो भी है जल्दी से बनाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आओ, सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद देवरानी बटर चिकन और जेठानी बटर नान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, जिसकी खुशबू सूंघकर सारा परिवार खुश होते हुए कहता है, अरे वाह बहू, तुम्हारे इस बटर चिकन की खुशबू से तो मेरा दिल खुश हो गया। और फटाफट खाना परोस दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये सही है प्रेरणा, तुमने बटर चिकन बना लिया, और भाभी आपने बटर नान। आपने तो बटर चिकन के साथ बटर नान बनाकर खाने का जायका और बढ़ा दिया। सभी लोग बहुत ही स्वाद ले लेकर देवरानी के बटर चिकन और जेठानी के बटर नान खा रहे होते हैं। तभी रात के डिनर में जब फिर से देवरानी अपने बटर चिकन और जेठानी अपने बटर नान को सर्व करती है। अरे ये क्या, फिर से बटर नान और बटर चिकन? सुबह का तो बटर चिकन और बटर नान अभी तक हजम नहीं हुआ है, पेट में इतनी गैस बन गई है, अभी तो कुछ हल्का बनना चाहिए था, जैसे दाल चावल फुलके। मुझे मत बोलिए माँ जी, मेरे बटर नान इतने हैवी नहीं है जितनी देवरानी के बटर चिकन हैवी हैं। अरे उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा मसाला डलता है, ऊपर से फिर ये इतने बड़े बड़े बटर की टिक्की चिकन में गिरा देती हैं, तो हैवी तो बनेगा ही। अरे बहू, बटर चिकन और बटर नान दोनों ही बहुत हैवी हैं, और अब हमारी 50 की उम्र हो गई है। इस उम्र में हमें ये सब खाना इतना नहीं पचा सकते, इसलिए हमारे लिए सिंपल दाल रोटी बना दिया करो एक टाइम। सॉरी पापा जी, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी कि एक बार मैं अपने मनपसंद बटर नान बनाऊं और फिर आप लोगों के लिए अलग से दाल रोटी बनाऊं। सही कह रही हैं जेठानी जी, मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर सकती। ऑलरेडी मुझे मेरा मनपसंद बटर चिकन बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर मैं आप लोगों के लिए अलग खाना बनाऊं, इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे।
अब सभी को मन मार के वो बटर चिकन और बटर नान खानी पड़ती है। अगले दिन सुबह फिर से डाइनिंग टेबल पर बटर चिकन और बटर नान देखकर अशोक और विजय कहते हैं, रुको, हमारा खाना प्लेट में मत निकालो। हम अब और ये बटर चिकन और बटर नान नहीं खा सकते। मैंने अपने और मम्मी पापा के लिए बाहर से कुछ हल्का खाना ऑर्डर किया है, वो आता ही होगा। चलो बढ़िया है। वैसे भी आज मैंने बटर नान थोड़ी कम बनाई थी, मुझे तो डर था कि कहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए। तभी प्रेरणा कहती है, ठीक है, फिर जब आपने अपना खाना बाहर से मंगा लिया है तो मैं अपना ये बटर चिकन लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ। वहीं बैठकर आराम से अपना बटर चिकन खाऊंगी। अब कुछ देर बाद फूड डिलीवरी वाले आते हैं जिनसे अशोक वो खाना लेता है और कई दिनों बाद गायत्री और उसका पूरा परिवार सादा खाना खाता। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। अब जहां अशोक और विजय अपनी अपनी बीवियों के बटर चिकन और बटर नान से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ कंपनी में उनके मालिक भी उन्हें आए दिन काम का प्रेशर देकर टॉर्चर करते थे। तभी एक दिन ऑफिस से बॉस अशोक और विजय को फटकारते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों से अगर काम नहीं हो रहा है तो मुझे एक बार में बता दो। मैं तुम दोनों से इस कंपनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुफ्त की सैलरी उठाते हो बस, और कुछ नहीं। क्या हो गया सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आप जितना टारगेट हमें देते हैं उससे ज्यादा काम करके हम दोनों भाई इस कंपनी में देते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन आप हमसे इसी टोन में बात करते हैं और हमारी इंसल्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। अगर मेरी कंपनी में जॉब करनी है तो करो, वरना कोई दूसरा काम ढूंढ लो। तभी उस रात दोनों भाई मुंह लटका कर घर आते हैं। तभी दोनों की ही पत्नी अपने पति को ऐसे उदास देखकर कहती हैं, क्या हुआ अशोक, कई दिनों से तुम बहुत ज्यादा परेशान लगते हो। ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। दोनों ही भाई घर में अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करते और वो फिर से अगले दिन ऑफिस जाते हैं, जहां फिर से उनका बॉस उनको फटकारता है और उनकी इंसल्ट करता है और वो फिर उस रात मुंह लटका कर घर वापस आते हैं। तभी उस रात गायत्री अपने बेटे को इस तरह से उदास देखकर कहती है, क्या हो गया बेटा, कई दिनों से बहुत परेशान लग रहा है, कुछ बात है तो बता ना अपनी माँ से। तभी अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों ही भाई कंपनी में हुई सारी बातें उनसे शेयर करते हैं। माँ, हमारा किसी के अंडर काम करने का मन नहीं कर रहा है और कई दिनों से हम दोनों भाई यही सोच रहे हैं कि हम खुद का कोई काम शुरू करें, छोटा मोटा ही सही। तभी हॉल में आता राम प्रसाद अपने बेटों की बातें सुनकर कहता है, अरे खुद का काम तो हमारे घर में कब से पड़ा हुआ है। कौन सा काम पिताजी? खुद का ढाबा। विजय, तुमने देखा नहीं आजकल फोन में कितने ब्लॉगर और कितने छोटे मोटे ढाबों को लोग पसंद करते हैं, और तुम्हारी तो खुद की पत्नियां इतना स्वादिष्ट बटर चिकन और बटर नान बनाती हैं। तुम दोनों चाहो तो अपना खुद का छोटा ढाबा खोल सकते हो, और फिर अगर भगवान की मर्जी रही तो भविष्य में यह ढाबा बड़ा भी हो सकता है। हाँ अशोक, पापा जी सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बटर चिकन बना बनाकर लोगों को खिलाऊंगी और देखना लोगों को मेरे हाथ का बटर चिकन बहुत पसंद आएगा और जेठानी जी का बटर नान भी। अब अशोक और विजय मिलकर अपना छोटा सा बटर चिकन बटर नान ढाबा खोलते हैं और दोनों ही भाई मिलकर दुकान के सामने एक नारियल को फोड़ते हैं। जय माता दी। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने ढाबे पर बटर चिकन और बटर नान बना रही होती है कि तभी वहां पर 2 से 3 कस्टमर आते हैं जिन्हें अशोक और विजय बटर चिकन बटर नान सर्व करते हैं। ओहो वीरे, ये बटर चिकन खाकर तो सारा दिल खुश हो गया। अब कुछ ही देर में 2 से 4, 4 से 5 और देखते ही देखते उस छोटे से ढाबे पर बहुत भीड़ हो जाती है। देख रही हो प्रेरणा, लोगों को कैसे हम देवरानी जेठानी का बटर चिकन और बटर नान पसंद आ रहा है। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। अब देखते ही देखते उनका ढाबा इतना मशहूर हो जाता है और इतनी आमदनी शुरू हो जाती है कि अशोक और विजय मिलकर खुद का एक आलीशान बटर चिकन और बटर नान रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान की मर्जी रही तो भविष्य में ढाबा बड़ा भी हो जाएगा। और देखो, दोनों बहू की कड़ी मेहनत और उनके बटर चिकन और बटर नान, जिन्हें हम खाना भी पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह से आज हमारे पास खुद का एक मजबूत बिजनेस है। चलो बहू, इसी बात पर पूरे परिवार के लिए फटाफट अपने हाथ से एक बार फिर बटर चिकन और बटर नान बना लो तुम दोनों देवरानी जेठानी। अब खुशी खुशी देवरानी अपने बटर चिकन और जेठानी अपने बटर नान को बनाकर लेकर आती है और आलीशान रेस्टोरेंट में पूरा परिवार उस खाने का आनंद लेते हैं। और अब अशोक और विजय का भी अपने खुद का बिजनेस करने का सपना साकार हो जाता है। भाभी खाना अच्छा बनाया है, गर्मा गर्म खाना खाकर मजा आ गया। आप भी बैठ जाओ ना। मैं सबको खाना खिलाकर खाऊंगी। भाभी, खाना तो गर्म खाने में ही मजा है। अरे अपने देवर के कहने पर बैठ भी जाओ। चंदन के कई बार बोलने पर सीमा सभी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी गुस्से से सीमा की तरफ देख रहा सीमा का पति संजय सीमा को झूठे हाथ से ही जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया है।
अगर अभी रोटी कम हो जाए, सब्जी घट जाए या फिर किसी को खाना देना हो तो क्या तुम्हारे मायके से लोग आएंगे? बहू थोड़ी सब्जी और डाल दे, और हाँ, ये गलती आज कर ली है, दोबारा ना करना। सीमा की आंखों में आंसू था। सीमा की शादी को महज 5 दिन हुए थे और अपने पति के इस व्यवहार से सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। क्या सीमा को इस तरह हिटलर शासन में रखने का कारण उसका गरीब मायका था या फिर वाकई सीमा के ससुराल वाले हिटलर थे? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शांति और शंकर का भरा पूरा परिवार था, एक बेटा, बेटी और बहू। बेटी की शादी के लिए हाल फिलहाल अच्छे घर से रिश्ता आया था। शंकर और शांति को रिश्ता पसंद आता है और वो अपनी बेटी की शादी उस घर में खुशी खुशी करवा देते हैं। और अब सीमा अपने मायके से ससुराल आ चुकी थी। देवरानी जी, अब से ये घर आपका। आपको किसी चीज की दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। हाँ बहू, अब से यही घर तेरा है, अपने मायके की तू बस मेहमान रह गई है। शादी के लगभग 2 से 3 दिन तक सीमा को किसी चीज का एहसास नहीं होता। सब अच्छा चल रहा था। एक रोज सुबह के 4 बजे संजय सीमा को उठाकर कहता है, अभी तक तुम उठी नहीं? अभी तो समय ही क्या हुआ है, अंधेरा ही है चारों तरफ। उठती हो या पानी डालकर उठाऊं? इस घर का नियम है, घर की बहुएं 4 बजे उठती हैं। भाभी भी उठ चुकी होंगी। इतना कहकर संजय सीमा का चादर खींच लेता है और सो जाता है। सीमा नींद में चारों तरफ देखकर हैरान थी। तभी उसे किचन से बर्तन की आवाज आती है और सीमा किचन में जाती है। अरे देवरानी जी, आज आपकी नींद कैसे खुल गई? मुझे तो लगा आपको 10 बजे उठने की आदत है। लेकिन इतनी सुबह उठकर करना क्या है? घर का काम और क्या? बोल तो ऐसे रही हो जैसे किसी राजा महाराजा के घर की बेटी हो। सीमा को अपनी जेठानी की कड़वी बातें अजीब लगती हैं। अब कुछ देर बाद सीमा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है। क्या बात है बहू, लगता है बड़ी बहू ने तुझे बता दिया मुझे उठते ही चाय चाहिए। अब ललिता जैसे ही चाय का एक घूंट पीती है, चाय का कप गुस्से में दूर फेंक देती है। क्या हुआ माँ जी, आपने कप क्यों फेंक दिया? तुझे याद नहीं है, जब मैं तुझे देखने गई थी तो तुझे बताया था ना मुझे डायबिटीज है। फिर तूने मुझे इतनी मीठी चाय बनाकर क्यों दी? कहीं तेरा मकसद मुझे मारने का तो नहीं? ललिता की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। भाभी, आपने माँ को मीठी चाय दी? लगता है आपको इज्जत रास नहीं आ रही। अच्छा होगा जल्दी घर के तौर तरीके सीख लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊं। सीमा किचन में जाकर अब दूसरी चाय बनाने लगती है और उसकी आंखों में आंसू थे। जेठानी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। दीदी, आप हंस रही हैं। आप तो मुझे बता सकती थी ना कि माँ जी फीकी चाय पीती हैं। ये सब मैं झेल चुकी हूँ। इनके लिए कुछ भी कर दो, इन्हें अपनी हिटलरगिरी तो दिखानी ही है। अभी तो शुरुआत थी। अब हर दिन सीमा को छोटी छोटी बातों पर सुनाया जाने लगा। एक रोज डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी सीमा अपने ससुर को सब्जी देती है। अरे ये सब्जी है या तेल का कुआं? बहू तुम्हें पता नहीं मुझे बीपी है। अगर मैं सब्जी खाऊंगा तो बिना टिकट ऊपर पहुंच जाऊंगा। सभी टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तभी संजय अपनी पत्नी को आंख दिखाने लगता है। मुझे लगता है तुझे एक पेन कॉपी देकर मुझे हर रोज तुझे क्लास देनी होगी कि घर में ये होता है ये नहीं। ऐसे काम होगा? ऐसे नहीं। आखिर तू चाहती क्या है? बड़ी बहू से तुझे कुछ पूछना नहीं होता? मैं तो देवरानी जी को बताती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। भैया, अगर आपने भाभी को नहीं समझाया तो इस सर पर बैठ जाएंगी। आपको पता है इन्होंने मेरा 6000 का महंगा गाउन खराब कर दिया है, उसे हाथों से धोकर। और कल भाभी ने मेरे दोस्त को पानी भी नहीं पूछा। अब तो मैं किसी को घर भी नहीं ला सकता। संजय सबकी बातें सुनकर खाना खा रहे प्लेट को दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीमा को अब वाकई लगने लगा था कि उसका ससुराल हिटलर ससुराल है, जहां उसकी कोई नहीं सुनने वाला, कोई समझने वाला भी नहीं है। सीमा के साथ उसके ससुराल वाले बहुत बुरा बर्ताव करने लगे थे। एक रोज सीमा के मामा ससुर घर आते हैं। अरे बहुरिया, दीदी कहाँ है और सब कैसे हैं घर में? पाए लागू मामा जी। किशनलाल को बैठाकर सीमा नाश्ता लाने चली जाती है। अब ललिता अपने भाई से काफी देर बात करती है और जब किशनलाल चला जाता है तो ललिता अपनी बहू को बुलाकर खूब सुनाती है। बहू, मेरे भाई के सामने तेरा घूंघट कहाँ था? और बीच में तू आकर मेरे भाई से बात तो ऐसे कर रही थी जैसे तेरे मायके का कोई आया हो। लगता है तू मान मर्यादा, सम्मान, इज्जत सब भूल रही है। मैं तो कहती हूँ माँ 1-2 लगा दिया करो भाभी। जैसा भैया ने कहा, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। सीमा को जब उसकी सास नंद सुना रही होती है तब जेठानी को उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं। सीमा को रोता हुआ देख जेठानी उसके कमरे में जाती है। सीमा, जो तू झेल रही है वो मैंने कई साल पहले झेला है। तुझे इनकी बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे इस घर में रहना है तो मजबूत होकर रहना होगा। दीदी, मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है।
मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा भाभी भैया सब में बहुत प्यार है, मैंने ये सब कभी देखा ही नहीं। मैं समझती हूँ, मैंने भी नहीं देखा था। ऐसे समय बीत रहा था। एक रोज सभी खाना खा रहे होते हैं और सीमा खाना परोस रही होती है। तभी सीमा का देवर चंदन सीमा को कहता है, खाना खाकर तो मजा आ गया भाभी, लगता है माँ की डांट और भैया के मार ने आपको खाना बनाना सिखाई दिया। अरे आप भी बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं सबको खिलाकर ही खाऊंगी। अरे बैठ भी जाओ भाभी, खाना तो गरम खाने में मजा है। सीमा चंदन के कई बार कहने पर खाना खाने बैठ जाती है। तभी संजय उसे गुस्से में देख रहा होता है और झूठे हाथों से एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। यहाँ अभी रोटी चावल सब्जी कम हो गई तो वो कौन देगा? उठो यहाँ से, तुम सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाओगी। थोड़ी सब्जी और डाल दे बहू, और थोड़ा अपनी हदों को मत भूल। सीमा एक बार फिर रो रो कर अपने कामों में लग जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। अब सीमा की शादी को महीना बीत चुके थे। एक रोज शांति की तबीयत खराब होती है और सीमा को उसके मायके से बुलावा आता है। माँ की तबीयत खराब है और घर गए काफी दिन हो गए हैं। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? पिताजी की दवा, माँ का खाना, ये सब कौन देखेगा? मेरी शादी से पहले भी तो सब कुछ हो ही रहा था, 1 घंटे की बात है बस। संजय सीमा की इतनी सी बात सुनकर सीमा को एक थप्पड़ जड़ता है। अगर ज्यादा जिद की तो जिंदगी भर के लिए घर बैठा दूंगा। सीमा अपने पति की बात सुनकर फिर कभी मायके की जिद नहीं करती और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। और एक रोज बरामदे में बैठी ललिता को किसी चीज की जलने की बू आती है और जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि दूध उबल रहा है और सीमा झपकियां ले रही है। अरे करम जली, तुझे दिख नहीं रहा दूध जल रहा है और यहाँ तू झपकियां ले रही है? अपने बाप के घर में कभी देखा है इतना दूध, या कभी दूध की चाय पी है? माँ जी, ना जाने मेरी आँख कैसे लग गई है। अब से तूने दूध वाली चाय को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। ललिता अब सीमा को खूब सुनाती है, लेकिन सीमा भी क्या करती, उसे तो ये सब झेलना ही था। अब एक रोज सीमा के माँ, पिता और भाई सीमा से मिलने घर आते हैं। ये क्या, सीमा की हालत क्या हो गई है? ये सब इन लोगों ने किया है? माँ, पिताजी, भैया, आइए ना। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? और अब तक तू काम ही कर रही है और ये तेरा हाथ कैसे जला? सर पर चोट? सीमा अपनी माँ के प्यार भरी बातों से रोने लगती है। तू अभी के अभी हमारे साथ चल, हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन तुझे सारी खुशियाँ देंगे। घर की बहू है तो काम नहीं करेगी और ये चोट तो इसके गिरने से लगी है। हाथ खाना बनाने में जलाया है, कुछ नहीं आता इसे, और अगर इसे ले जाना है तो शौक से ले जाओ। दीदी, क्या कर रही हो आप? अगर बहू यहाँ से गई तो लोग कहेंगे हमारे ही बच्चे में कोई कमी है, और ऐसी बहू कहाँ मिलेगी जो आपकी सुनती भी है और काम भी करती है। हाँ, हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। अपने भाई की बात सुनकर ललिता को वाकई एहसास होता है कि उसके नाते रिश्तेदार आज पड़ोस वाली बातें बनाएंगे। इसलिए वो अपनी बहू और उसके परिवार को समझाती है और खुद भी समझती है और बहू को दोबारा इज्जत के साथ रखती है।